कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होंगी। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, आज हम क्या देखेंगे इस वीडियो में कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद डायल्यूशन किस तरह से वेरी करता है। तो आज हम वेरिएशन देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का विद डायल्यूशन। तो जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक कौन से स्ट्रॉन्ग में सोडियम क्लोराइड हो गया है NaCl, KCl हो गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया है। एंड अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, एसिटिक एसिड हो गया, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड है, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सारे हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 होता है, HCl होता है। तो ये हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू कि ये डायल्यूशन से किस तरह से वेरी करेंगे। तो अगर हम पहले केस लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखा गया है कि वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, जिसे हम कहते हैं डबल हार्टल-ऑनसेगर इक्वेशन। The molar conductivity of strong electrolyte is varying with concentration with the given equation। इस इक्वेशन से वेरी करेगी डेल, इसे कहते हैं हम लैम्डा m, दैट मीन मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ये जो है लैम्डा नॉट m, ये हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस a अंडर रूट कंसंट्रेशन, c यहाँ पर कंसंट्रेशन है। तो फर्स्ट चीज है a क्या है? a एक इलेक्ट्रोलाइट का कांस्टेंट है कि उस इलेक्ट्रोलाइट का कांस्टेंट क्या है। एंड डेल एम नॉट जो हमारे पास है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो होल्ड करती है, ये लो कंसंट्रेशन पे गुड होल्ड करती है, क्योंकि व्हेन द ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड द कंसंट्रेशन, तो जो हमारा ग्राफ है ये लीनियर आया जबकि कंसंट्रेशन लो थी। अगर हम यहाँ पे केसीएल के एग्जांपल देखें, क्योंकि केसीएल हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे अगर हम देखिए ये कंसंट्रेशन वेरी करनी है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, अगर हम देखें इधर आ रहे हैं तो कम हो रही है, इधर आएंगे तो इंक्रीज होगी। तो जैसे कंसंट्रेशन कम हुई, स्टार्टिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन जैसे कंसंट्रेशन लो हुई, दैट मीन 0.7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो जब कंसंट्रेशन लो होनी शुरू हुई तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हुई, दैट मीन यहाँ पे लीनियर ग्राफ हमें मिल गया, लेकिन लो कंसंट्रेशन पे। तो इसका मतलब क्या है, जब कंसंट्रेशन लो होगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है। बट अगर हम हाई कंसंट्रेशन की बात करें, हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा कि इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन होगा आयंस का, दैट विल बी मोर। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयंस का मोशन विल बी रिटार्डेड, आयंस को चलने में प्रॉब्लम होगी, उनका मोशन रिटार्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन को लो करें बाय डाइल्यूशन, तो विद द डाइल्यूशन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जब हम इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं, दैट मीन कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसमें ये देखा गया है कि पहली चीज तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर लो कंसंट्रेशन में है तो इसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। लेकिन फिर भी जब कंसंट्रेशन लो होती है तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हमें शो करता है, तो इसके अंदर डायल्यूशन में ज्यादा इंक्रीज नहीं आता है। तो आप यहां भी देख सकते हैं हाई कंसंट्रेशन में इंटरमोलिक आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा है तो मोशन रिटार्ड हो जाएगा, तो कंडक्टेंस हमारा इंक्रीज नहीं होगा, दैट मीन देयरफॉर कंडक्टेंस फॉल्स विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो दैट मीन जब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंडक्टेंस लो हो जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये केस हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, तो अगर हम उसको थोड़ा भी डाइल्यूट करता है, थोड़े से डाइल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। बट जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है KCl का, तो जब थोड़ी थोड़ी डाइल्यूशन किया तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जब हम इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले गए, जो हमारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे लैम्डा नॉट, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ग्राफ लीनियर आया, दैट मीन थोड़ा इंक्रीज आया। बट लो जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो थोड़े डाइल्यूशन पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि आयंस
रिमेन्स द सेम, आयन सेम ही रहते हैं अगर डाइल्यूशन हम करते हैं हायर कंसेंट्रेशन पे, लेकिन जब हम उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे ले आते हैं, दैट मीन लिमिटिंग डाइल्यूशन पे ले जाएंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाएंगे, तब उसकी जो कंडक्टेंस है थोड़ी इंक्रीज होगी। बट अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है कि इनकी जो आयंस होते हैं ये कम डिसोसिएट होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है कि ये जो आयनाइज होता है ये बहुत लेसर एक्सटेंट पे आयनाइज होता है अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर करें। सो विद डाइल्यूशन इट इज फाउंड दैट जब इनका हमने ग्राफ बनाया बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसेंट्रेशन, तो जैसे हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूशन किया, अगर हम यहाँ देखिए मैंने केस किया है एसिटिक एसिड का CH3COOH, तो दैट मीन जैसे डाइल्यूशन किया हमने 0.6, 0.5, 0.4, 0.3 कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, दैट मीन डाइल्यूशन हम कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन में देखा गया कि देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें देखा गया कि जो कंडक्टेंस है इस पे काफी फर्क पड़ा, काफी इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी करता है। ये इंक्रीज हो क्यों रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा हम डाइल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होगा। तो इसका मतलब है जब वो आयोनाइज होगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, देयरफॉर कंडक्टेंस विल बी इंक्रीज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन पे किस तरह से वेरी करेंगे। इसके बाद हम देखें कोलरॉश लॉ। कोलरॉश ने 1876 में एक जनरलाइजेशन दी जिसको हम कहते हैं कोलरॉश लॉ। ये क्या कहती है? इट स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायन एंड एनायन ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसको अगर हम सिंपल वर्ड में समझें, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, दैट मीन डेल नॉट एम निकालना है किसी के लिए भी, तो वो किसके इक्वल होगा? वो सम के इक्वल होगा जो उसके अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे और उनके साथ में जो नीचे का नंबर होगा, दैट मीन जो उनके आयंस है, हम उनको उससे मल्टीप्लाई करके और प्लस करके शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने माना AXBY एक इलेक्ट्रोलाइट है, X A के नंबर ऑफ आयन है और Y B का नंबर ऑफ आयन है। सपोज A कैटायन है तो हमने यहाँ पे लिया X लैम्डा नॉट और A हो गया। यहाँ पे हमारे पास B हो गया है, इसके साथ Y आयन है तो Y लैम्डा नॉट, ये एनायन का पार्ट हो गया। तो मतलब क्या है, हम किसी की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस जो करेंगे निकालेंगे तो उनके सम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, दैट मीन उनकी जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी है हम उनको प्लस कर देंगे और उससे हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। फॉर एक और एग्जांपल देखें, NaCl का हमने एग्जांपल दिया, हम निकाल यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो किसके इक्वल होगा? NaCl में जो कैटायन एनायन है उनकी लिमिटिंग कंडक्टिविटीज के सम के इक्वल होगा। तो Na यहाँ पे पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, दोनों के साथ कोई नंबर नहीं, 1 1 है, तो इसलिए लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अगर हम केस में BaCl2 का, तो लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ Ba, क्योंकि Ba का अगर देखें वैलेंसी 2 है यहाँ पर Ba की, तो Ba2 प्लस हो गया, प्लस अब क्लोरीन के यहाँ 2 एटम है, Ba का तो 1 था इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिया, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, बट क्लोरीन के 2 आयन प्रेजेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। तो इस तरह से हम किसी की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए रिलेशन को बना सकते हैं। अब अगर यहाँ देखें हम एप्लीकेशन इसका यूज किया है, कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। पहली चीज आती है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है तो हम इस रिलेशन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना है तो हम इससे निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा अगर निकालना है, निकालने का तरीका होता है इसका मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा हमें क्या चीज गिवन है, हमें क्या निकालना है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है और ये हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। योर क्लियर हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। थर्ड आता है टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है कि ये कॉन्स्टेंटली किस तरह से डिसोसिएट होगा, किस वैल्यू पे डिसोसिएट होगा, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है तो NaOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
तो ये Na पॉजिटिव को H नेगेटिव में डिसोसिएट हो सकता है। हमने स्टैंडर्ड लिया कि NaOH की कंसंट्रेशन C है, अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं माना, लेकिन कुछ टाइम बाद जब NaOH ने डिसोसिएट होना शुरू किया तो कैसे डिसोसिएट होगा ये, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू कंसंट्रेशन, कितना डिसोसिएट होने जा रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होती है, कंसंट्रेशन हमने माना वो C पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है, तो दोनों बराबर ही डिसोसिएट होंगे। तो C इंटू अल्फा, इसका भी हो जाएगा C इंटू अल्फा, दैट मीन C अल्फा C अल्फा। अब क्योंकि ये डिसोसिएट हो चुका है तो इसमें से हमें C अल्फा को माइनस करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से हमने C अल्फा माइनस की और ये C अल्फा में डिसोसिएट हो चुका है। अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, फॉर्मूला होता है जो हमारी प्रोडक्ट जितना डिसोसिएट हुआ और जो हमारा रिएक्टेंट बचा हुआ है, जो रह गया है, तो कितना डिसोसिएट हुआ प्रोडक्ट में, C अल्फा है, तो दोनों हमने प्रोडक्ट लगा दिए क्योंकि दो पार्ट में है ये। रिएक्टेंट हमारे पास सिंगल था और ये C माइनस C अल्फा रह चुका था तो वो नीचे आ जाएगा। दोनों में अगर देखें C कॉमन आ रहा है तो हमने C कॉमन लिया, एक से C को कैंसिल कर दिया, तो यह C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसको यूज कर सकते हो और हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। जरूरी है कि आप पूरी क्वेश्चन को शो करें, बट हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना कंपल्सरी है, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू चाहिए है वो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मिलेगी। तो इस चीज को आप दोबारा एक बार पढ़ेंगे, दोबारा से समझेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो ही जाएगी, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट ये आपका कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ हमने देखना है कि रिलेशन से हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। आई होप कि अभी तक कंसेप्ट आपको क्लियर है। थोड़ा सा रिलेशन के ऊपर आप देखिएगा और फिर हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं।